ग्वालियर की इस जेल में एक ऐसा शख्स बंद है जो व्यापम को निजी कॉलेज में डीमैट के जरिए हो रही भर्तियों से जोड़ रहा है। 74 साल का योगेंद्र चंद्र उप्रित फिलहाल पुलिस का आरोपी है, लेकिन उसे जल्द गवाह बनाया जा सकता है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक उप्रित ने कबूल किया है कि कई वीआईपी के बच्चे इसके जरिए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हुए। हर एक मेडिकल सीट की कीमत 35 लाख थी और पीजी की 1 करोड़ रुपए। योगेश चंद्र उप्रेती व्यापम के साथ डीमेट में उनका मेन रोल रहा। डीमेट उनके द्वारा जैसा कि बताया गया, डीमेट 100% फर्जी है। जितने भी वीआईपी, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे हाई ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हाई कोर्ट जजेस हों, सभी के जो भी बच्चे हैं, उन सभी के जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, वे सारे 100% फर्जी एडमिशन है। वे 100% फर्जी एडमिशनों को उनके द्वारा चैलेंज किया गया। दरअसल उप्रित 2003-2004 के बीच व्यापम में डायरेक्टर की हैसियत से पोस्टेड था। पुलिस की माने तो वो पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी है। हालांकि पुलिस ने अभी उसे सिर्फ रिचा जोहरी के फर्जी दाखिले के मामले में गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में व्यापम से संबंधित अभी 57 केसेस हैं, जिनमें से कई सारे निवानी न्यायालय में विचारण में हैं और कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन में है। हाँ, रिचा जोहरी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। उस पर इनाम भी 5,000 रुपए का घोषित है। पूछताछ के दौरान उप्रित ने माना है कि निजी कॉलेजों में भी फर्जी पीएमटी भर्तियां खूब हुई हैं। मोडस ऑपरेंडी के बारे में उसने बताया, पीएमटी कोटा से जो भर्ती होती थी वो उसे पैसा देकर खाली करवा लेते। छात्र अक्सर हलफनामा देकर फीस ज्यादा होने की दलील देते थे और एडमिशन नहीं लेते थे। नियम के मुताबिक अगर 30 सितंबर तक छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट डीमैट से या फिर पीएमटी की नीचे की रैंक से भी भरी जा सकती थी। पुलिस ने 2 ऐसे छात्र भी गिरफ्तार किए हैं जो 2 बार पीएमटी में बैठ चुके थे। एक ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का छात्र और दूसरा आगरा मेडिकल कॉलेज का है। दरअसल निजी कॉलेज में 50% पीएमटी के जरिए भर्ती होती थी और 50% डीमैट के जरिए। उधर पुलिस उप्रित की सुरक्षा और सेहत को लेकर चिंतित है। शनिवार देर रात उप्रित को एम्स से वापस ग्वालियर जेल लाया गया। बताया जा रहा है कि उसे कैंसर हो चुका है और इलाज के लिए उसे दिल्ली भेजा गया था। उसके बताए अनुसार उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो उसमें बता रहे हैं कि कैंसर से है। अच्छा। लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सांस की उस पे ग्वालियर जीएच भेजा गया है। हाँ। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। यहाँ से उसको रेफर किया गया एम्स के लिए। हाँ। एम्स यहाँ से भेजा गया। हाँ। वहाँ से फिर जाँच के लिए, जाँच बाद पुनः वापस आ गया। हाँ। अब फिर उसको बुलाया 21 जुलाई को। व्यापम मामले से जुड़े 250 से ज्यादा अपराधी फिलहाल ग्वालियर की इस जेल में बंद हैं, जिनमें उप्रेती भी शामिल हैं। उप्रेती न सिर्फ इस मामले में अभियुक्त हैं, बल्कि एक अहम गवाह भी हैं, जो व्यापम को निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस से जोड़ते हैं। फिलहाल उनकी तबीयत भी नासाज बताई जाती है। उन्हें चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया था, अब लेकिन वापस वो दोबारा इस जेल में बंद हैं। ग्वालियर से कैमरा पर्सन गोपाल सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो व्यापम इतने सारे सवाल उठा रहा है लगातार आप लोगों का, बल्कि मैं अपना फैन पेज ऐसा खोल के बैठा हूं, आप लोगों का इतना फीडबैक आ रहा है लगातार। आप लोग मुझे लिख रहे थे इस बात को लेकर कि आप उठाइए व्यापम के मसले को, बहुत जरूरी है, क्यों नहीं उठाइए व्यापम का मसला। अब मैं आपको 2 जल्दी से बातें पृष्ठभूमि की रखता हूं, जरा इसको गौर से सुनिएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मैंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और बात की थी। तब मैंने उनसे यह प्रश्न किया था कि भाई आप जब विकास करते हैं तो आपको कोई विकास पुरुष उस तरह से नहीं मान रहा है जिस तरह से लोग नरेंद्र मोदी को मानने लगे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और पार्टी मेरे साथ खड़ी है, और जो भी उनके अपने बयानात थे। आज स्थिति बदली हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। सार्वजनिक तौर पर रैलियों में, सब सियासत में होता है, कोई नई बात नहीं है। अब मैं उस समय का आज के समय में जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं उस समय का आज के समय में जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के पीछे, जो अभी अभी सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी के मसले से ललित गेट में बाहर भी नहीं आ पाई है,
वो शिवराज सिंह चौहान के पीछे मजबूती से पुख्ता तरीके से खड़ी रहेगी, क्योंकि एक गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है और यह आज का नहीं है। सुनिए, जानिए, समझिए, डेथ्स, मौत मिस्टीरियस हैं, रहस्यमय हैं। यह आज का मामला नहीं है। सरकार ये कह रही है, केंद्र और राज्य सरकार ये कह रही है कि साहब अदालत जो कहेगा हम उसको मानेंगे। अदालत कहता है अगर कि सीबीआई जांच हो, हम जांच कराएंगे। यहां पर हमारे साथ पैनल में एक लॉयर भी मौजूद है, तो इसलिए जरा इस बात को समझिए, लोगों की जान जा रही है। जर्नलिस्ट जो इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, उनकी मौत को लेकर सवाल उठ रहा है। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत 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 अहमियत रखती हैं। आप उम्मीद करते हैं मीडिया से, आपको करनी भी चाहिए और कस के आप आलोचना करिए मीडिया की। मैं हमेशा कहता हूं, अभी हाल के कार्यक्रम मैंने कहा ना, आलोचना और गाली में फर्क समझिए। लेकिन फिर इसी मीडिया को अपना काम करके, इसी जर्नलिस्ट को अपना काम करके, इसी मीडिया के सिस्टम को अपना काम करके ताकतवर लोगों को सवाल के कटघरे में लाके खड़ा करना है। यह भी याद रखिए, यह भी याद रखिए, मत भूलिएगा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को व्यापम पे जवाब देने होंगे। देश की कानून व्यवस्था का सब सम्मान करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, आप बिल्कुल कहिए कि हर मौत को व्यापम से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। केस स्पेसिफिक अलग मामला है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो व्यापम पर है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और वो जवाब इन्हीं को देना है, वो जवाब इन्हीं को देना है। मेरे साथ रमाकांत गौड़ मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रभात झा जी मौजूद हैं, बहुत अच्छी तरह से मध्य प्रदेश को जानते और समझते हैं, वहां के प्रभारी रह चुके हैं प्रभात झा जी। मेरे साथ शरद गुप्ता मौजूद है, जो कि दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर है। शरद स्वयं कार्यरत रहे हैं भोपाल में, तो शरद भी मध्य प्रदेश और शिवराज की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लंबे वक्त से देखा। और मुकेश नायक हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब कुछ तो सवाल, मैं सारे कागज ऐसे जल्दी से आपको दिखा देता हूं। ये सारे प्रिंट आउट्स मंगवा रहा था आप लोगों से, जो मैंने अपने फैन पेज पर एक सरल सा प्रश्न पूछा था कुछ देर पहले कि भाई आप बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या सवाल मैं आज उठाऊं इस कार्यक्रम में। तो बहुत सारा आप लोगों का रिस्पॉन्स है। कोशिश करूंगा कि इनमें से कुछ सवाल पढ़ूं। शरद गुप्ता, मैं पहले आपसे शुरू करूंगा। समस्या क्या है बीजेपी की इस वक्त? अपने आप को बचाएं या शिवराज सिंह चौहान को बचाएं? हर एक केस अपने आप में अलग है। वसुंधरा का केस अलग है, ललित मोदी का केस अलग है, सुषमा स्वराज का अलग है और शिवराज सिंह चौहान का अलग है। ठीक है। व्यापम अपने आप में एक अलग मामला है। उसको इन सब से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये बीजेपी के लिए जरूर एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस की राज के आखिरी 2 सालों में बीजेपी के तमाम नेता तब मेरे कार्यक्रम में आते थे और कहते, देखिए आप भ्रष्टाचार का मसला उठा रहे हैं, आपको बधाई, आपको फलाना फलाना। अब प्रश्न ये है कि जो धारणा कांग्रेस के लिए बनने लगी थी उस समय, जिसका नतीजा ये होगा कांग्रेस 44 सीट पर आ गई, ये तो इनके लिए लोग कह रहे साहब शिवराज सिंह चौहान का भी मसला है, वसुंधरा राजे का भी। तो केस अलग अलग हो, लेकिन जनता और सियासत तो धारणा पे भी चलती है। तो धारणा जो है वो एक बनने लगी है। ये बात सही है कि जो 2014 के चुनाव के समय जो एक इमेज थी बीजेपी की, जीरो टॉलरेंस एंड करप्शन, मोदी जी का नारा था, जो पिछले 1 साल से जो बीजेपी की छवि बनी हुई थी, हाँ, और जैसे ही 1 साल पूरा हुआ वो धीरे धीरे कम होने लगी है, उसमें थोड़ा क्षरण आने लगा है। तो अब जब एक के बाद एक इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, मामले आएंगे। हालांकि व्यापम का मामला कोई इधर 2-4 महीने का नहीं है, पुराना है जी। तभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा बहुत पुराना मसला है। हाँ, लेकिन मजे की चीज ये है कि इतना सब होने के बावजूद, इतने आरोप होने के बाद, इतना बड़ा मामला होने के बाद भी बीजेपी को मध्य प्रदेश में 28 में से 26 सीटें मिली। और 2013 में जब ये
मामला आया है सामने, उस समय बीजेपी को लगभग 3/4 मेजॉरिटी मिली है विधानसभा में। तो ये अब जो मामला फिर से उठा है वो मौतों की वजह से उठा है, लेकिन व्यापम का घोटाला पिछले 2 साल से था। मंत्री से लेके और बहुत से लोग इस समय जेल में हैं, बड़े अधिकारी जेल में हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जेल में हैं। लेकिन मैं आपको जरूर यहां पर टोकना चाहूंगा शरद जी के विधानसभा चुनाव, चूंकि लोकसभा में मोदी के नाम का एक बहुत बड़ा प्रभाव था, तभी इनको नरेंद्र मोदी को 282 सीटें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी बड़ी बुरी तरह से मध्य प्रदेश में बिखरी हुई थी। मैंने जब यात्रा की तो ये पाया, तो उस वक्त सच में ऐसा लगता था कि शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का कोई नेता नहीं है वहां पर, और ये कांग्रेस की अपनी समस्या थी। लेकिन ये बात सच है, ये आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, तो या बीजेपी 10 साल से थी और शिवराज सिंह चौहान अभी 8 साल 9 साल हुए हैं, तो लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, लोग उस चीज को मानते हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के मामले भी आए हैं, बार बार आए हैं। व्यापम एक व्यापक तरीके से इनको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें अब कानूनी लंबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देश की अदालतों पर वो निर्भर करेगा क्या ये, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का जुमला है रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये क्या इनके करप्टिबिलिटी का परसेप्शन पे, धारणा पर भ्रष्ट होने का रिकरिंग डिपॉजिट हो जाएगा। ये सच में एक परीक्षा होगी प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी अध्यक्ष के लिए, अमित शाह के लिए, कि वो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि एक के बाद ये छोटा मामला नहीं है। हर अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि 1 करोड़ रुपए एक सीट के लिए। देखिए मेरे पास 3 जल्दी से रिस्पांस है, मैं ऐसी मतलब पढ़ रहा हूं, और तरुण कुमार जी का है। मैं इसको सिर्फ फेसबुक से मैंने एक सिंपल सा प्रश्न रखा था कि व्यापम पर अपने प्रश्न बताइए, क्या मुद्दे उठाए जाए, तो इसमें से 3 लोगों का एकदम शुरुआत का खाली पढ़ दे रहा हूं। सबने वाई पीएम साइलेंट ऑन दिस, रीजंस बिहाइंड पीएम साइलेंस। तो जो शरद प्रधान कह रहे हैं, तो ये जनता में कुछ लोग ये पूछ भी रहे हैं कि भाई मोदी जी क्यों इस पर शांत है। लीगल पर्सपेक्टिव जल्दी से रमाकांत आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल डिबेट में आऊंगा। प्रभात झा जी मौजूद हैं और मुकेश नायक कांग्रेस के मौजूद हैं। देखिए, एक बड़ा रोचक प्रश्न आपने उठाया। हाँ, कि बीजेपी आज ये कह रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट कहेगा तो कराएंगे। हाँ, पर ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, एक जजमेंट हाईकोर्ट ने पास किया, जिसके पैरा 53 में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि साहब सरकार ये कह रही कि हम सक्षम हैं, हम इस जांच को कर सकते हैं, इसलिए इसको सीबीआई को ना दिया जाए। इसलिए ये स्थिति इसलिए बदली है क्योंकि एक बयान जो अरुण जेटली की तरफ से खुद आया है वो ये कि निष्पक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि ये मामले पे, अब ये तो हर सरकार पर यही प्रश्न लगता है कि भाई स्टेट इंक्वायरी अगर जिस पर प्रश्न उठ रहा है वही कराएगा तो इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। दूसरा पहलू भी लेके आऊंगा। यहीं पे पहले मैं हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको बता दूं कि पेज 74 पर कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ एज ऑफ नाउ इसको अभी एसआईटी को दे रहे हैं। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ जब शब्द का उपयोग किया हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट को अगर दोबारा से कोई जाके बताए इन सब चीजों को, तो शायद दोबारा हाई कोर्ट इसको कंसिडर करने में का प्रयास करेगा। ठीक है। जहां तक मॉनिटरिंग का विषय आता है, हाँ। हाई कोर्ट का कोई भी जज या कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं जो इन्वेस्टिगेशन खुद कर सके। तो हाई कोर्ट उसको उन तथ्यों को देख पाता है जो उनके समक्ष रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट उसको परसीव कर लेगा, कुछ भी सिस्टम को परसीव कर लेगा। पर यहाँ दूसरा एक विषय अभिज्ञान जी जो आज तक कहीं भी नहीं उठाया जा रहा और जो शायद हम जिसको देख नहीं पा रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी तो 2014 में एक केस रजिस्टर किया। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, और ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसको नहीं पता जी। जैसा अभी शरद जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए एक सीट के लिए लिए जाते हैं, वो 1 करोड़ रुपए आए कहां से और पहुंचे कहां तक, इस तार को जांच करने की मनी ट्रेल, तो इस मनी ट्रेल को जांच करने की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रवर्तन निदेशालय सबसे सक्षम एजेंसी है। उसने आज तक कुछ नहीं किया है सिवाय 3 लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने के। तो मगर मनी ट्रेल ही नहीं आई तो असली आरोपी तक आप पहुंचोगे कैसे? कुछ लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया, ऑपरेटर्स तक हम नहीं पहुंचे और ना हम ऊपर वालों तक पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट दिखा रही थी कि एक मास्टरमाइंड के बारे में वो बता रही थी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किसी भी इस तरह के घोटाले को, और जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस से मैं और शरद गुप्ता इस बात को बता सकते हैं कि व्यापक पैमाने पर जाल बिछाकर ही
एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 आदमी बैठकर जो है इसको एग्जीक्यूट कर ले। तो इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ये मास्टरमाइंड था। ये भी बहुत स्पष्ट है, अगर मैं इसके डिटेल्स पर आज कार्यक्रम करने लगूं, कि इसका तरीका बड़ा लोकलाइज्ड था, स्थानीय तरह से ऑपरेट हुआ। साथ में इस स्थानीय ऑपरेशन की एक तरह से वरदहस्त या जिम्मेदारी कहीं ऊपर हमेशा होती है, हमेशा मैंने इत्तफाकन इस नेचर के बहुत सारे केसेस किए हैं, तो इसलिए वो तरीका है, वो पैटर्न है, वो तरीका है, सालों से घोटालों में बना हुआ, तो कुछ नया नहीं है। तो आपने मतलब ये तो स्वाभाविक है कि कोई बड़े बड़े मंत्री बैठ के तो कोई कागज बनवा नहीं रहे थे। एक और चीज अगर आरोप उन पर आज लग रहे हैं, एक और चीज इसमें आई है कि इसमें वेब पोर्टल्स का इस्तेमाल किया गया, इसमें साइबर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया फॉर्म भरने में। हाईकोर्ट ने वो पेज 19 पर उसको रिकॉर्ड किया है। आज तक वो वेबसाइट बनाने वाले और उस संदर्भ में जो भी आरोपी हैं, जो भी संदर्भित हैं, वो आज तक पकड़ में नहीं आए। तो हमारी एसआईटी उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में सक्षम है नहीं। ठीक है, अभी आदित्य दुबे जी ने फेसबुक पे मेरे पेज पर लिखा था कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच अब तक क्यों नहीं। उसका जवाब तो खैर पार्टी आपको स्पष्टता दे रही कि अदालत कहेगी तो होगी। और 44 मौतों के लिए अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेह कौन है? मुकेश नायक जी, आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस अपना विरोध लगातार इस मसले पर बनाए हुए, फिर मैं पूरा समय देना चाहूंगा प्रभात झा जी को लिए। मुकेश नायक, देखिए, चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश की जनता से एक साफ सुथरा, एक सुशासन की जो बात कही थी, ये बात धुंधली पड़ती जा रही अभिज्ञान जी। वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में, सुषमा स्वराज जी के मामले में और व्यापम के मामले में तो इनकी बहुत किरकिरी हो गई है। उसका कारण ये है कि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, अब सीबीआई भी इनके अंडर में है। एक छोटी सी मांग पूरे देश के लोग कर रहे हैं कि भाई एक स्वतंत्र एजेंसी से, सीबीआई से जांच करा लो, ये उसके लिए तैयार नहीं है। ये अदालत की आड़ लेकर बचना चाहते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये सिफारिश कर सकती है कि फलाने मसले में सीबीआई की इंक्वायरी करो। शैलजा मसूद के मामले में मध्य प्रदेश में आपने देखा, छोटा सा मसला था, उस पर सीबीआई परिजनों ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, मुख्यमंत्री जी ने कर दी, क्योंकि उस समय उनको सूट कर रहा था, क्योंकि जो लोग उस मामले में संदेह की परिधि में आ रहे थे उनके प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं थी। दूसरा मामला डागाजी विधायक का मामला, रूसिया ट्रेन से गिर गए और उनके परिजनों ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मांग ली। ये ऐसा मामला है जिसमें 138 एफआईआर हुई है, 3800 लोग इसमें के खिलाफ एफआईआर है, 2000 लोग जेल में हैं, 491 लोग अभिज्ञान जी इसमें फरार हैं, 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई है, 4 लोगों ने आत्महत्या की है और ये अस्वाभाविक मृत्यु है। इसलिए इतनी प्रतिक्रिया हो रही है। और जिस तरह के बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो बयान अमानवीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कहा, पत्रकार मुझसे बड़ा है क्या? बताइए, किसी की मृत्यु हो रही है, एक ऐसा पत्रकार जो अपने कर्तव्य का संपादन करने के लिए गया था, उसकी मृत्यु हो रही है, उस पर इस तरह से उपहास करना। इनके गृह मंत्री ये कह रहे हैं जो आता है उसको जाना ही है। ये इस तरह के हल्के फुल्के बयान, इस तरह की बातचीत ने बहुत ही ऐसी एक परसेप्शन बना दी है कि इस पूरे मामले पर अदालत की आड़ में पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। दूसरा अंतिम उदाहरण मैं दूं आपको कि ये किस तरह का घपला है, आप समझें इसको, कि मध्य प्रदेश में 26,000 संविदा शिक्षकों से कहा गया कि आप अपनी योग्यता सिद्ध करिए और व्यापम की परीक्षा में बैठिए। 26,000 शिक्षक व्यापम की परीक्षा में बैठे, जिनको 15-15, 10-10 साल का शैक्षणिक अनुभव था। ये 15-15, 10-10 साल से पढ़ा रहे थे, ये परीक्षा में बैठे। इनमें से 24,000 शिक्षक फेल हो गए परीक्षा पास करने में और इनकी जगह 24,000 वो बच्चे आ गए सेलेक्ट होके जिन्होंने एक भी दिन शैक्षणिक कार्य नहीं किया था, एक भी दिन का जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं था। ये 24,000 वो लोग थे जो दलालों के माध्यम से आए थे, पैसे दे के आए थे और उन्होंने ऐसे लोगों की जगह ले ली जो 15 साल के अंतराल में ओवर एज हो गए, जिनके बच्चे हो गए, दूसरे अवसर उनके हाथ से चले गए, वो घर बैठ गए, सिवा अंधेरे के उनके पास और कुछ नहीं है। ठीक है मुकेश जी, आपने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपना पॉइंट रखा। प्रभात जी, करती है बीजेपी। मैं हमेशा आपके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे लोगों में से हैं। मैं चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट आप
लोगों के प्रश्नों का जवाब दे। पहला प्रश्न हमेशा की तरह पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों चुप है। यह प्रश्न जो है वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज के समय में भी पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, इतनी मौत क्यों, रहस्यमय तरीके से क्यों, जिसमें कि जर्नलिस्ट अक्षय सिंह जी की डेथ शामिल हो जाती है। तो ये दो सबसे बड़े प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं। प्रभात जी, प्रधानमंत्री का इन मामलों में क्या लेना देना है? उनका कोई सवाल लेना यह देना है कि नहीं। क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी कोई बात होगा? नहीं, क्या क्यों नहीं? वो प्रधानमंत्री react क्यों बोलेंगे नहीं कर तभी सकते? कोई बात प्राइम सही मिनिस्टर होगी? वो सिलेक्टिवली क्यों रिएक्ट करना नहीं, चाहते हैं? वो सवाल बताएं, उनका उनके react- शिवराज सिंह नहीं, नहीं, चौहान जी एक वो बहुत अगर बड़े वो उनके react नेता नहीं हैं, करते हैं- एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जैसे शरद गुप्ता ने कहा, जीत अगर कर वो आए रिएक्ट नहीं 2/3 बहुमत से। अभिज्ञान जी, जी, अगर वो रिएक्ट नहीं करते इसका यह मतलब नहीं कि मामला गंभीर नहीं है। मामला यह है कि आप उनसे अब कहां रिएक्ट करें। सवाल यह है कि जो मौतें हुई हैं उन मौत के प्रति सभी चिंतित हैं, लेकिन क्या वे मौत सभी व्यापम से जुड़े हैं? क्या किसी की हत्या की गई है? क्या सहज मौतों को भी हम इस तरह से जोड़ेंगे? अब ये बताइए मुझे कि जो हमारे पत्रकार गए थे रिपोर्टिंग करने, उनके साथ उनके फोटोग्राफर भी थे, क्या उनकी मौत को भी हम हत्या के रूप में लेंगे? समझने वाली बात है कि एक्सीडेंटल मौत तो प्रभात जी, मैं आपके पॉइंट को मानते हुए, सुनिए सर, मैं आपको पॉइंट को मानते हुए ये सिर्फ बड़ा सरल और सीधा सवाल पूछ रहा हूं। फिर हमें ये कब पता चलेगा कि इन 44 में से जो मौतें हुई हैं कितनी व्यापम से जुड़ी हैं या कितनी व्यापम से नहीं जुड़ी हैं? ये हम कैसे जाने? ये तो शक के दायरे में आ रही है ना। सवाल तो ये है, और हम कब तक इंतजार करें इसको जानने का? किससे ले ये जानकारी? हम इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। जांच की अपनी प्रोसेस होती है और वो जांच हो रही है। हाँ, अब इसका कोई टाइम बाउंड नहीं हो सकता है, इतना लंबा मामला है ये। अब जैसे आज ही एक सागर में महिला कूद गई, सब इंस्पेक्टर, अब उसको व्यापम से जोड़ दिया गया। पता लगा कि घर के पारिवारिक कोई कारणों से वो कूदी थी। इस तरह से अभी डीन डॉक्टर, अपने एक डीन आपके दिल्ली में एक्सपायर हुए, अब उसको व्यापम से जोड़ा जा रहा है। सवाल क्या है कि क्या हम हर मौत को व्यापम से जोड़ने के लिए तैयार हैं? हर मौत को नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जो मौत जुड़ी हुई है उसकी छानबीन जांच हो रही है और होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा।